ग्रीटिंग्स टू ऑल द स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उन क्राइटेरिया की जो हमें कंसिडर करने पड़ते हैं जब भी हम एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं। किसी भी एनिमल को क्लासिफाई करते समय, किसी भी एनिमल को किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप में क्लासिफाई करते समय हमें कुछ क्राइटेरिया कंसिडर करने पड़ते हैं, जिनके बाद ही हम उन ऑर्गेनिजम्स को, उन एनिमल्स को एक स्पेसिफिक ग्रुप में, एक स्पेसिफिक फाइला में असाइन कर सकते हैं। देख लेते हैं कुछ स्पेशल क्राइटेरिया जो हम लोग कंसिडर करते हैं। लेट्स सी। पहला क्राइटेरिया जो हम लोग स्पेसिफिकली कंसीडर करते हैं ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए, एनिमल्स को क्लासिफाई करने के लिए, वो है ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी आपको उन ऑर्गेनिज्म, उन एनिमल की बॉडी को देखना होगा कि उनके बॉडी के अंदर क्या केवल सेल्स हैं। अगर उन ऑर्गेनिजम्स, उन एनिमल्स की बॉडी के अंदर केवल सेल्स है तो हम बोलेंगे कि उन ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स की बॉडी सेल्यूलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन में है। इसका मतलब उनकी बॉडी के अंदर केवल सेल्स रहेंगे विथ अ वेरी लिटिल बिट ऑफ डिफरेंशिएशन। यही सेल्स उनकी बॉडी के अंदर सारे ही फंक्शन कैरी आउट करने वाले हैं और उनकी बॉडी कुछ भी नहीं बल्कि एक बंच ऑफ सेल्स है, एक एग्रीगेट ऑफ सेल्स है। करेक्ट। इसको बोला जाएगा सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि नाम से पता चल जाता है कि इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर ना सिर्फ सेल्स होंगे बल्कि इनके अंदर टिश्यू भी फॉर्म हो रहा होगा। जैसे एक बेसिक टिश्यू फॉर्म होता है इन केस ऑफ निडारिया फाइलम। इसमें इन जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक जेलीफिश एंड हाइड्रा, इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर ना सिर्फ सेल्स होते हैं बल्कि इनके सेल से एक बेसिक टिश्यू भी फॉर्म हो रहा होता है। नेक्स्ट लेवल ऑर्गेनाइजेशन है टिश्यू ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होगा, नाम से पता चल जाता है दैट टिश्यू के साथ साथ एक बेसिक ऑर्गन या कुछ मल्टीपल ऑर्गन्स भी फॉर्म होने वाले हैं। ठीक है। ये बेसिक ऑर्गेनाइजेशन होती है प्लानेरिया के अंदर, प्लानेरिया या प्लैटीहेल्मिन्थ्स के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन देखी जाती है, जिसमें ना सिर्फ टिश्यू बल्कि कुछ ऑर्गन्स भी फॉर्म हो रहे होते हैं, कुछ बेसिक ऑर्गन्स जो इनके बॉडी में कुछ फंक्शन कैरी आउट करने वाले रहेंगे। देन द मोस्ट एडवांस्ड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी ऑफ एनिमल, दैट इज ऑर्गन सिस्टम टाइप ऑफ बॉडी, जो हमारे अपने अंदर है ह्यूमंस के अंदर, जिसमें ऑर्गन्स ही नहीं फॉर्म होंगे बल्कि पूरे पूरे मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम्स भी फॉर्म होंगे और इन्हीं के थ्रू हमारी बॉडी प्रॉपर्ली फंक्शन कर पाएगी। तो हमें देखना पड़ता है फर्स्ट ऑफ ऑल कि किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर केवल सेल्स है या सेल्स के साथ साथ में कुछ टिश्यू फॉर्म हो रहा है या टिश्यू के साथ साथ में कुछ बेसिक ऑर्गन्स भी बन रहे हैं या किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर पूरे पूरे ऑर्गन सिस्टम्स भी फॉर्म हो रहे हैं लाइक अस। Alright, let's move on to the next criteria which we need to consider while classifying animals. That is body symmetry. Body symmetry का मतलब क्या होता है? Symmetry मतलब similarity, obviously similarity। यदि symmetry हम देखें इन तीन एग्जाम्पल्स के हेल्प से, तो बायलैटरली सिमेट्रिकल यहाँ पर आप देख सकते हैं। फ्लाई का एग्जाम्पल आपको देखकर बताया गया है कि यदि आप इस फ्लाई को इस सेंट्रल एक्सिस से कट करें जो इसके बॉडी के थ्रू जा रहा है, इस सेंट्रल एक्सिस पे यदि आप इसके बॉडी को कवर करेंगे तो इस ऑर्गेनिज्म के बॉडी के 2 इक्वल हाफ आपको मिल जाएंगे। करेक्ट। कितने हाफ मिल रहे हैं? 2 इक्वल हाफ मिल रहे हैं। राइट। अगर आप इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी को इस तरह कट करें, ओके, ट्रांसवर्स कट करें, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट 2 इक्वल हाफ्स, विच मीन्स दैट दिस ऑर्गेनिज्म, द फ्लाई, इज हैविंग ओनली 1 एक्सिस। इसकी बॉडी में सिर्फ एक ही ऐसा एक्सिस है जिसके थ्रू कट करने पर आपको इसका 2 इक्वल हाफ मिलेगा। यदि इनके अंदर ऐसा कोई हाफ नहीं है, जैसे कि एसिमेट्रिकल बॉडी में देख लीजिए, एसिमेट्रिकल बॉडी में आप किसी भी एक्सिस पे कट कर दीजिए, कोई 2 इक्वल पार्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। राइट। सो इन केस ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म, दिस body of organism is called as asymmetrical body. Okay, asymmetrical body. On the other hand side, bilateral symmetrical organisms के अंदर एक ही एक्सिस रहेगा जिससे 2 इक्वल हाफ में इनकी बॉडी डिवाइड हो सकती है। That is why we have to call them bilaterally symmetrical. Bi means 2. एक एक्सिस पे कट करने के बाद 2 इक्वल हाफ्स इनके बॉडी के अंदर मिल जाएंगे। Then what in case of radial symmetry? Radial symmetry पे as you can see it's an example of jellyfish. इसमें आप क्या करेंगे, आप मल्टीपल एक्सिस पे कट करने के बाद भी इक्वल हाफ्स हासिल कर सकते हैं। ये एक हाफ हो गया, ये एक एक्सिस हो गया। ऑन द अदर हैंड साइड दिस इज अनदर एक्सिस ऑन विच इफ यू कट द जेलीफिश सिंपली यू विल गेट 2 इक्वल हाफ्स। मीन्स इसके बॉडी में रेडियल सिमेट्री शो करने वाले ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में मल्टीपल एक्सिस पर कट करने के बाद भी आपको इक्वल पार्ट्स मिल जाएंगे। यस, दैट इज पॉसिबल। बट what in case of bilaterally symmetrical organism? इनकी बॉडी में ऐसा एक ही केवल हाफ रहेगा, एक ही केवल एक्सिस रहेगा जिनमें कट करने के बाद इनकी बॉडी 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो सकती है। एंड इन केस ऑफ asymmetrical organism it is not possible to get 2 equal halves because they are growing randomly just like a plant, just like a tree,
कोई ब्रांच कहीं से निकल रही, कोई ब्रांच कहीं से निकल रही, इन द वेरी सेम फैशन दे आर ग्रोइंग. सो इट्स नॉट पॉसिबल टू गेट टू इक्वल हाफ्स even after cutting through various axes. You can try this, but it's not possible to get to equal halves by cutting on any axis. Let's move on to the next criteria which we usually consider to classify animal, that is body cavity. Okay, that is body cavity. Cavity means a space. Obviously you know that cavity means a space. Body के अंदर इन organisms के क्या cavity है, क्या space है. यदि इन ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर कैविटी नहीं है, कोई कैविटी, कोई इंटरनल स्पेस बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं है, दोज ऑर्गेनिजम्स विल बी कॉल्ड एज एसिलोमेट. सिलोम मीन्स अ कैविटी, सिलोम मीन्स an empty space. Asilome means absence of coelom, absence of cavity. Coelom means cavity. So if that organism is not containing any sort of cavity, any sort of empty space within its body, those organisms will be called as acylomatic organisms. Example है यहाँ पे प्लेनेरिया का. ओके, इनके बॉडी में कोई भी स्पेस नहीं होता है, कोई एम्प्टी स्पेस नहीं होता है, कोई सिलोम नहीं होता, कोई कैविटी नहीं होता, इसीलिए इनको बोला जाता है फ्लैटवर्म, क्योंकि इनकी बॉडी डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होती है, चपटी होती है. राइट. सेकेंड एग्जाम्पल है इज ऑफ सुडोसिलोमेट्स. सुडोसिलोमेट्स मीन्स नाम से पता चलता है, सुडो मीन्स फॉल्स, सिलोम मीन्स कैविटी. देयर इज अ कैविटी बट दैट कैविटी इज नॉट ट्रू. That cavity is not true. Okay, why we are calling that cavity is not true? The reason is quite simple. That cavity is not made by mesoderm. Okay, that cavity is not made by mesoderm. Mesoderm क्या होती है? एक बीच वाली layer of skin, you can say mesoderm, एक बीच वाली layer होती है हमारे टिश्यू की, that is what we call a mesoderm. यदि कैविटी इस mesoderm से बनती है तभी हम इसे बोलेंगे सिलोमेट. इस ऑर्गेनिज्म को बोला जाएगा सिलोमेट. करेक्ट. If the organism's cavity, body cavity is not made by mesoderm and it's randomly made by the space between the mesoderm and endoderm, that organism will be called as a pseudocoelomate. Coelom तो है, cavity तो है, but that cavity is not made by the mesoderm. Correct? That cavity is not made by mesoderm. And the organisms which are not having any sort of cavity within their body, those organisms will be called as simply acylomates. Right? In case of planaria. Alright, let's move on to the next criteria to be considered while classifying animals, and that criteria is germ layer. Germ layer means skin की layer. Initial developmental stages में organisms के अंदर ये germ layer बहुत ही distinctly visualize हो सकती है. So डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक ऐसी दो germ layer होती है, skin layers होती है, जिससे हमारे internal body organs form होते हैं एंडोडर्म से, मेसोडर्म से फिर internal cavities form होती है, and then एक्टोडर्म से बाहर वाली लेयर्स फॉर्म होती है. सो जर्म लेयर्स की एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है विच वी नीड टू कंसिडर व्हाइल क्लासिफाइंग एनिमल. ईदर दैट ऑर्गेनिज्म इज कंटेनिंग ओनली 2 जर्म लेयर, अगर उसके अंदर कोई सिर्फ 2 ही लेयर है, एक्टोडर्म की एक लेयर, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं डिप्लोब्लास्टिक के केस में इट इज हैविंग ओनली 2 लेयर्स ऑफ जर्म, 2 लेयर्स ऑफ स्किन. पहला है एंडोडर्म और दूसरा है एक्टोडर्म. ठीक है, पहला है एंडोडर्म और दूसरा है एक्टोडर्म. एंडोडर्म मतलब अंदर वाली, एक्टोडर्म मतलब बाहर वाली. एंडो मीन्स इंटरनल, एक्टो मीन्स बाहर वाली. एंडोडर्म और एक्टोडर्म ऐसी 2 ही लेयर डिप्लोब्लास्टिक्स के अंदर होती है, और उन दोनों लेयर्स के बीच में होता है एक नॉन लिविंग लेयर. ओके, दैट इज नॉट मेड अप ऑफ सेल्स ऑब्वियसली. सो ये होता है डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म. देन ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स आर द ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी में 3 स्किन की लेयर्स होंगी. यस ऑफ कोर्स 3 स्किन की लेयर्स होनी चाहिए. 3 स्किन की लेयर्स कौन कौन सी? एंडोडर्म होगा, ऑलराइट, एंडोडर्म होगा, एक्टोडर्म होगा, और इन दोनों के बीच में एक होगा मेसोडर्म, जो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स में नहीं थी, बिकॉज द नेम इटसेल्फ इज टेलिंग यू डिप्लो मीन्स 2, ब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक ओनली 2 germ layers will be there, and in case of triploblastic 3 germ layers are to be there. Okay, that third germ layer is of mesoderm. Meso means middle, all right, in between, middle. Meso means in between. Okay, so in this case of triploblastic organism 3 germ layers will be there, right? So let's move on to the next point which we usually consider to classify animals, that is segmentation. It's quite simple consideration. Segmentation, यदि body organisms की segmented है तो उसे हम segmented बोलेंगे, like in case of centipede, in case of millipede, in case of cockroaches, in case of many other arthropod phylum members. और दूसरे साइड पर अगर उनकी बॉडी unsegmented है, like their body is not showing any sort of segmented, like in case of platyhelminths, ओके, प्लेनेरिया, इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर कोई सेगमेंटेशन आपको यूजुअली दिखाई नहीं देगा. एक फ्लैट बॉडी, शुरू से आखिर तक इनकी कंसिस्टेंसी सेम है.
सो इन बॉडी को बोला जाएगा दीज बॉडीज आर अनसेगमेंटेड, दे आर नॉट शोइंग एनी सेगमेंट्स. बट ऑन द अदर हैंड साइड इफ यू सी the centipede, millipede or cockroach or spider or any other arthropod phylum member, you will clearly observe that their body is segmented. Various segments के अंदर उनकी body divided होती है. So if the organism is having any sort of segmentation, it can be included in a single group or related groups of classification. On the other hand side, यदि उनके body के अंदर segmentation नहीं है तो हम उनको segmentation नहीं होने के कारण एक दूसरे ग्रुप के अंदर classify कर सकते हैं. Next criteria which needs to be considered is that animal's body plan. उसका body plan कैसा है? What is the meaning of body plan? Body plan 3 types के होते हैं. We will be discussing all the 3 types of body plans separately. Body plans क्या होते हैं? हमें again देखना पड़ेगा उस organism की body exactly कैसे form हो रही है. First plan of animal body is of cell aggregate plan. The name itself tells you everything about the body plan. Cell aggregate, it is nothing but an aggregate of cells. बहुत सारे cells वहाँ पे आके जमा हो गए हैं. Cells do not form tissue or organs. इनके अंदर कोई tissue form नहीं हो रहा है, कोई organs form नहीं हो. Only cells are there. Multiple cells have formed a colony, right? Minimal differentiation and division of labor among the cell. कम से कम डिवीजन होता है इनके अंदर, डिफरेंशिएशन होता है. टाइप्स इनके अंदर बहुत मल्टीपल टाइप्स के सेल नहीं रहेंगे, बहुत रिलेटेड टाइप्स के सेल्स रहेंगे. एंड लेबर का भी कोई खास इनके अंदर डिफरेंशिएशन नहीं है. ऑल द सेल्स आर लुकिंग लाइक नियरली द सेम एंड दे आर परफॉर्मिंग नियरली द सेम फंक्शन एंड दे आर फाउंड इन फाइलम पोरीफेरा ऑब्वियसली, राइट. फाइलम पोरीफेरा के अंदर ये मेंबर्स पाए जाते हैं जिनका बॉडी प्लान सेल एग्रीगेट प्लान होता है. नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान की तरफ. दिस ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, अगेन द नेम विल टेल यू लॉट ऑफ थिंग अबाउट द बॉडी प्लान. सैक का मतलब होता है किसी बोरी की तरह, ठीक है. बोरी अगर आपने देखी होगी, कोई पाउच देखा होगा, सो दैट पाउच विल बी हैविंग ओनली वन ओपनिंग, राइट. दैट पाउच विल बी हैविंग ओनली वन ओपनिंग. देयर इज नो अदर ओपनिंग इन दैट पाउच, इन दैट सैक. उस बोरी के अंदर कोई दूसरा ओपनिंग नहीं रहता है, एक ही ओपनिंग रहेगा. सो ये ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी के अंदर ओनली वन ओपनिंग रहता है, okay. Body is like a sac with a single opening, only one opening is there. Digestion is carried out in this sac like structure. इसी एक बोरी की तरह जो स्ट्रक्चर इनकी बॉडी में बन गया है, एक ही ओपनिंग है, उसी ओपनिंग से खाना अंदर जाएगा, अंदर ही उस कैविटी में, उस स्पेस में डाइजेस्ट हो जाएगा. इंजेशन खाने को अंदर लेना और एजेशन खाने को बाहर भेजना, वेस्ट मटेरियल को बाहर भेजना, दैट विल बी टेकिंग प्लेस फ्रॉम द सेम ओपनिंग. जिस ओपनिंग से फूड अंदर जा रहा है, एज यू कैन सी हियर, दैट सेम ओपनिंग इज यूज्ड टू ड्रॉ आउट द वेस्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है. बॉडी से वेस्ट बाहर निकालने के लिए भी दैट सेम ओपनिंग इज गेटिंग यूज्ड हियर, राइट. इसीलिए इसको ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान बोला गया है. फाइलम निडारिया इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान. ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस presentation, that is tube within a tube body plan, right. Tube within a tube body plan. So this is another classification criteria which needs to be considered while classifying animals. Tube within a body, tube within a tube body plan. What happens in this case? नाम से पता चलना चाहिए, animal की body itself एक tube है, and within this animal's body there is another tube, correct. There is another tube, and this tube is having one opening at one end and another opening at the another end. Digestive system present in the tube like body cavity. Digestive system पूरा tube like body cavity के अंदर ही present होता है. Mouth और anus are present at the two separate ends of digestive system. Food एक end से जाएगा जिसे हम लोग mouth कहते हैं, उस tube के through जाएगा, tube के through digest होगा. After getting digested, the food will be getting out of the body through another opening, totally separate opening, that will be called as anus. Okay, that will be called as anus. So waste material will be carried out of the body using that another opening, using that next opening, that will be called as anus, right. So unlike body sac body plan, blind sac body plan, जहाँ पे एक ही ओपनिंग में से खाना अंदर भी जा रहा था और वेस्ट मटेरियल बाहर भी निकल रहा था, in case of tube within a tube body plan, we are having two different openings. One opening for ingestion and another opening for egestion. खाने को अंदर लेने के लिए एक ओपनिंग, बाहर निकालने के लिए दूसरी ओपनिंग. It's quite simple. देन एग्जाम्पल्स है एनिलिडा ऑनवर्ड, सभी फाइलम्स के अंदर ये देखा जाता है एनिमल्स के, करेक्ट. सो दिस वाज टुडेज प्रेजेंटेशन. आई होप you understood the presentation. If you have any doubt, any questions, you can drop your questions, drop your queries in the comments down below, and we will be getting back to your comments and we will be getting back to your questions if you have any. All right, chaliye, thank you.